आप सुन रहे हैं मायापुत्र उपन्यास का भाग 5। मैं कमरे में आता हूँ, बिस्तर पर लेटता हूँ। भट्टी सच कह रहा है, फिर इस वक्त सफाई दूंगा तो और बिगड़ेगा, गालियाँ देगा। वो कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा है। इस हालत में होटल जाएगा, उसे अंगूठी पहनाएगा। यू आर स्टिकिंग लाइक अ पिग। अब आज रहने दे, कोई बहाना बना लेंगे। नहीं, अंगूठी आज ही पहनाऊंगा। भट्टी जानता है मैं मानूंगा नहीं, जिद का पक्का हूँ। खिड़की खोलकर किशन को आवाज़ देकर ऊपर आने को कहता है। किशन कमरे में पहुंचकर मुझे देखकर मुस्कुराता है। आज बहुत हो गई साहब, पर हाथ तो उस बम्बई वाले को अच्छा मारा। हाथ तो इस माँ के यार को आज डॉक्टर मारेगी, इसकी हालत देखकर। ऐसा कर, नौकर भेजकर केमिस्ट की दुकान से नशा उतारने वाली गोलियां मंगवा ले। और देख, ठंडा पानी पड़ा है क्या? हाँ जी, कल रात के 2 मटके भरे पड़े हैं। तो फिर ऊपर मंगवा ले। तेरे साहब को आज खच्चर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मुझे बाथरूम में नंगा बिठाकर भट्टी और किशन दोनों मटकों के पानी से मुझे नहलाते हैं। ठंडा यख पानी जोंक की तरह जिस्म से शराब की गर्मी धीरे धीरे चूस रहा है। फिर भट्टी उस ठंडे पानी से बाल्टी भरता है, मेरे सर को बार बार इसमें डुबोता है। मैं थर थर काँप रहा हूँ। किशन तौलिए से जिस्म पहुँचते हुए कहता है, ये तो थर थर काँप रहे हैं, हीटर जला दो साहब। नहीं, क्या मूर्खों वाली बातें करता है, सब किए कराए पर पानी फिरेगा, कांपने दे साले को। फिर वो मेरे मुंह के पास मुंह लाकर मुझे सांस लेने को कहता है। मैं सांस लेता हूँ। हाय, साले से गंदी नाली की तरह बू आ रही है। चाय की पत्ती ले आ। किशन कटोरी में चाय की पत्ती ले आता है। इसे चबा, थूकना मत, रस अंदर ले जा। मैं पत्ती की आधी कटोरी चबा जाता हूँ। अब की बार किशन मेरा मुंह सूंघता है। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें शरारत में हिलती हैं। लगता है साहब के अंदर टी गार्डन उगाया है। तभी वर्मा कमरे में आ पहुंचता है। भट्टी पूछता है, तू कैसे आया? दफ्तर नहीं गया? आजकल रात की ड्यूटी चल रही है ना? गया था, छुट्टी ले आया हूँ। पता था इसके पास आज रात रहना पड़ेगा। मैं कपड़े डालता हूँ। भट्टी अपनी विंड चीटर मुझे पहनने को देता है। अब ठीक लग रहा है, लेकिन टांगें लगातार काँप रही हैं। भट्टी से कहता हूँ, ऐसा अगर तू राधा और जूही को लेकर सेसिल पहुँच जा, मैं और वर्मा आ जाएंगे। वो मोटरसाइकिल नीचे है, ले जा, देर हो रही है। बेटे, देरी होने पर माशूक से इतनी दहशत होती है तो शराब पीनी बंद कर दे। मैं नीचे से राधा को फ़ोन कर दूंगा। और हाँ वर्मा, कोई तेज़ सी परफ्यूम मंगवा कर इस पर छिड़क दे। साला, मंगनी वाले दिन तो ड्रिंक नहीं लगना चाहिए। भट्टी हम दोनों को 1 घंटे तक सेसिल पहुंचने के लिए कहकर चला जाता है। वर्मा नीचे से परफ्यूम ले आता है, मेरे हाथों पर मलता है, कपड़ों पर छिड़कता है। आज सारा दिन नहीं खेलना चाहिए था। मेरा ख्याल है तुम्हें 3 या 4 बुखार होगा। मैंने सोचा था 2-3 गेम लगेगी, लेकिन उसने चैलेंज कर दिया था। हाँ, तुम्हें तो जीने के लिए चैलेंज चाहिए, ना हो तो पैदा कर लेते हो। कुछ लोगों का साथ तो सुख देता है, लेकिन अंत में दुख का कारण बन जाता है। तुम उन्हीं लोगों में से एक हो। जानता हूँ वो राधा के संदर्भ में ये बात कह रहा है, उससे बहस नहीं करता। जानता हूँ वो ठीक कह रहा है, लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही होगा ये ज़रूरी तो नहीं। कहीं कभी तो अतीत भविष्य से कटता होगा। मैं उसे कहता हूँ, सुन, दावर को फ़ोन कर दे, अपनी कार में नीचे वाली सड़क से सेसिल के पास उतार दे। और हाँ, कहना अंगूठी भी लेते आए। वर्मा फ़ोन करने जाता है। सिंक में छिटके लाल छींटे आंखों में आ बैठते हैं। कांप जाता हूँ, जाने डर से या बुखार से। फिर सोच लेता हूँ, अब ड्रिंक्स की जगह सिर्फ सोशल ड्रिंक्स ही लूँगा। भट्टी अगर अचानक ना पहुँचता तो क्या होता? खच्चर ट्रीटमेंट देकर उसने ठीक कर दिया है। वर्मा इस हालत में राधा से मिलता। भट्टी ने एक बार बताया था कि बहुत ऊंचाई पर सेना में सामान ढोने के लिए खच्चरें होती हैं। इन्हें सर्दी में रम पिलाई जाती है, लेकिन जब कभी खच्चर अड़ जाए तो टस से मस नहीं होती। तब उन पर बाल्टी से बर्फीला पानी डाला जाता है। फौज में यही खच्चर ट्रीटमेंट शराबी हो गए आदमी को ठीक करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। नीचे कार रुकने की आवाज़ आती है। दीवार का सहारा लेकर एक एक सीढ़ी पर पाँव रखकर उतरता हूँ। दावर अंगूठी की डिबिया खोलता है। काले मखमल के कंट्रास्ट में हीरे के कण चमक मारते हैं। उसकी पसंद की दाद देता हूँ। वो मुझे जीत के आधे रुपए देता है। क्यों? अंगूठी कितने की आई, इसके पैसे काट लो। अरे साहब, कम से कम दोस्तों के मुंह पर तो मत थूका करो। अंगूठी हमारी ओर से प्रेजेंट है। दावर ने मेरी वजह से बहुत पैसे कमाए हैं, जानता है आगे भी कमाएगा। दोस्त है, लेकिन शार्प बिजनेसमैन भी। बड़ी अच्छी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
देखो दावर, अंगूठी के पैसे मैं दूंगा ही। हाजी छोड़िए ना, मैं कौन किसी को बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट मैंने की है। वर्मा मुझे आँख के इशारे से चुप हो जाने के लिए कहता है। दावर हमें लोअर मॉल पर उतारता है। बेस्ट ऑफ लक कहकर चला जाता है। तुम सेंटिमेंटल क्यों होते जा रहे हो? दावर ने तुम पर एहसान नहीं किया। हिसाब लगा कर देखो, तुम्हारी वजह से 30-40 हज़ार आज तक कमा चुका होगा। वर्मा मुझे समझाता है। दरबान दरवाज़ा खोलते हुए बताता है कि भट्टी साहब आ चुके हैं। हम दोनों हॉल में दाखिल होते हैं। स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। आवाज़ें बाहर निकलने के लिए भागती हैं। दरबान दरवाज़ा बंद कर देता है। आवाज़ें वापस लौटकर ऊपर उठती हैं और रोशनदानों में जा बैठती हैं। भट्टी ने शैंडलियर के नीचे वाला टेबल लिया है। वो, जूही और राधा रोशनी के नीचे बैठे हैं। सामने 2 चेयर्स हैं जो थोड़े से अंधेरे में हैं। मुस्कुराता हूँ। भट्टी ने बैठने का अरेंजमेंट भी सैनिक स्ट्रेटेजी से किया है। एक तो मैं राधा से दूर बैठूंगा, बीच में खाने की चौड़ी सी मेज़ है। दूसरे, मेरे चेहरे पर शैंडलियर की रोशनी नहीं पड़ेगी। ना बू से और ना चेहरे से राधा को मेरी असली हालत का पता चलेगा। मैनेजर हम लोगों को पहचानता है, जानता है, पास आकर विश करता है, टेबल तक ले जाता है। कुर्सी पर बैठने से पहले रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती है। मैनेजर कहता है, आज तो आपने कमाल कर दिया। सुना है बम्बई वाले की सारी अकड़ निकाल दी है। सारे शहर को पता चल गया कि आज कितना बड़ा गेम हुआ था। मैं उसे थैंक्स कहता हूँ। जीत का अपना नशा होता है। राधा को भट्टी ने आज के गेम के बारे में बता दिया है। हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखे मेरे हाथ को छूकर कहती है, वंडरफुल संतोष, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खेलते हो। पर तुम तो जनरल साहब से हार जाते हो, फिर बॉम्बे के चैंपियन को कैसे हरा डाला? जनरल साहब से तो ये जानबूझकर हारता है, जवाब वर्मा देता है। राधा फिर चहकती है। देखो संतोष, इतनी बड़ी बाजी पहले कभी नहीं जीते ना। इसका मतलब है मेरी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है। लाओ हमारा हिस्सा। मैं मेज पर रखे उसके हाथ को पकड़ता हूँ। रोशनी की लकीर की सी उसकी दूसरी उंगली को ऊपर उठाता हूँ और हीरे की अंगूठी इसमें डाल देता हूँ। ऑर्केस्ट्रा बंद है, आवाज़ें बंद हैं, राधा की सांस चलना बंद है। वो मुझे देखे जा रही है। उसकी आंखें अतीत यात्रा पर लौटी की लौटी। वो सर को थोड़ा सा झटका देती है। जिप्सी रिंग्स गालों पर साए बनाते हैं और एक छोटा सा साया उसकी नाक की नोक पर पिछलता रहता है। उसकी आंखें गीली हो रही हैं। उसने अपने आप को अतीत में जाने से रोक लिया है। भट्टी इस असहाय चुप्पी को तोड़ता है। मुझे डांटता है, यू फूल, किस हर हैंड। मैं उसकी अंगूठी वाली उंगली चूमता हूँ। उसके नाक के सर पर बैठा साया उड़कर भाग जाता है। ऑर्केस्ट्रा फिर से शुरू हो जाता है। छोटी छोटी आवाज़ें उस हॉल कमरे में सब और छिटकने लगती हैं। वेटर हमारी मेज़ के पास खड़ा ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है। राधा और जूही हॉट चॉकलेट के लिए कहती हैं। भट्टी धीरे से इशारा करता है तो मैं भी चॉकलेट के लिए हाँ कर देता हूँ। भट्टी अपने और वर्मा के लिए ड्रिंक्स का ऑर्डर देता है। जूही बोलती है, ये कैसी सेलिब्रेशन है संतोष? साहब इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी खूबसूरत अंगूठी डाली है। इट कॉल्स फॉर अ ड्रिंक। ज़्यादा बड़बड़ कर मत बोल। संतोष का चॉकलेट ही पीने दो, कुछ ढीला है ये। तुम हमेशा मुझे डांट कर बात क्यों करते हो? जूही ने रूठते हुए कहा। शादी से पहले से गरजने दो, बाद में तो तुम्हारी ही चलेगी, जवाब वर्मा ने दिया। तुम ना बड़े कमीने और कंजूस हो। देखो, संतोष ने राधा को हीरे की अंगूठी पहनाई है और तुमने तो बस ये पतली सी सोने की गोल तार ही डाली है। डियर, संतोष किश्तों में अमीर होता है, महीने में एक बार अच्छी रोटी खाता खिलाता है। मैं तुम्हें रोज़ रोज़ अच्छा खाना दूंगा। राधा ने हाथ आगे बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली है। तुम्हें तो तेज़ फीवर है, फिर चेहरा भी एकदम पीला है। क्या हुआ? मुझे बताया क्यों नहीं? दवाई किससे ली है? अब मैं क्या जवाब दूँ? भट्टी तरफदारी करता है। डोंट बी फसी राधा, इतने बुखार से इसे कुछ नहीं होने का। सारा दिन खेलता रहा है, थकान से हो गया होगा। इसकी फिक्र मत किया कर, बड़ा कड़ियल जवान है। लेकिन दवाई तो। राधा बात पूरी नहीं कर पाई। ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने वाला जोड़ा हमारी मेज़ पर आ गया था। पति पत्नी है, गाने के साथ साथ एक दूसरे से छेड़छाड़ करते रहते हैं। भट्टी उनसे ड्रिंक्स के लिए पूछता है। पति कहता है, मिर्ज़ा साहब, रात ज़रा जवान तो हो लेने दीजिए।
उसकी पत्नी आरती मुझसे कहती है, खुदा खैर करे, दुश्मनों को किसकी नज़र लग गई, आज आप चॉकलेट पी रहे हैं। जवाब जूही देती है, राधा की ओर संकेत करते हुए, इनकी नज़र लगी है। आज संतोष ने राधा को रिंग पहनाई है। बीबा बच्चा बनकर इसे इम्प्रेस कर रहा है। आरती की मुस्कान बड़ी घातक है। उठकर राधा के पास जाती है, उसके माथे को हल्के से होठों से छूकर कहती है, कांग्रेट्स, नज़र तो मेरी संतोष पर थी, पर क्या करूं, इस मोटे से शादी के बाद ही संतोष से मुलाकात हुई। वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा स्वस्थ पति की ओर घातक मुस्कान फेंक कर कहती है, देखिए साहब, एक ड्रिंक का कोई मतलब नहीं, 11 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। आज तो स्कॉच की पूरी बॉटल आनी चाहिए। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। पहला गाना हमेशा आरती गाया करती है, जवाब में पति गाता है। दोनों की खूबी ये है कि आमतौर पर हिंदी गाने गाते हैं। कोई अंग्रेज़ी गाने की फरमाइश करे तो बात दूसरी है। आरती में अजीब आदत है, उदास गाने हमेशा मुस्कुराते हुए गाती है। वो ऑर्केस्ट्रा के लड़कों से कुछ कहती है, माइक पकड़ती है, थोड़ा मेरी ओर झुकती है, धुन शुरू हो जाती है। जानता हूँ मुझे जता कर गाएगी। फैज़ की शरारती गज़ल शरारत भरे अंदाज में शुरू करती है, ना गुल खिले ना उनसे मिले ना मैं पी है, अजब रंग में अब के बाहर गुजरी है। उसका पति हाथों से बॉटल का आकार बनाकर हमारी ओर इशारा करता है। भट्टी हाथ का अंगूठा ऊपर उठाकर हाँ का इशारा करता है। राधा अपनी चेयर से उठकर मेरे पास आती है। वर्मा उसकी चेयर पर जा बैठता है। तबीयत खराब थी तो आज रहने देना था। मैं उसका हाथ दबाता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। तभी बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है। बड़े होटल में लोग बदतमीजी से अंदर नहीं आया करते। सब निगाहें दरवाजे पर है। रॉनी अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाता है। दो दोस्तों ने उसे दोनों ओर से थाम रखा है, तो हार का गम गलत करने के लिए इसने और पी ली है। वे लोग ऑर्केस्ट्रा के साथ ही लगी मेज़ पर बैठ जाते हैं। मेरे जिस्म में तनाव आना शुरू हो गया है। जानता हूँ आज झगड़ा होगा ही। खतरे की पूर्व सूचना के एनिमल इंस्टिंक्ट मुझ में बहुत तेज़ है। भट्टी तक भी खतरे की बू पहुँच गई है। वो वर्मा को इस किनारे से उठाकर उसकी चेयर बदलकर मेज़ के कोने के साथ बैठ जाता है। आरती गज़ल ख़त्म करती है। हॉल में तालियां बजती हैं। रॉनी अपनी जगह से उठकर स्टेज के पास पहुंच जाता है। अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर आरती की ओर बढ़ाता है। उसका पति ना में सर हिलाता कर कहता है, नो थैंक्स सर, हम लोग इस होटल के एम्प्लॉय हैं, हमें पे मिलती है, लोगों से पैसे नहीं लेते। उसने ये बात ज़रा ऊंची आवाज़ में कही है, सब ने सुन ली है। रॉनी का चेहरा लाल हो गया है। मैनेजर खुद वहाँ आता है और रॉनी को उसकी जगह वापस ले आता है। राधा मुझसे कहती है, लगता है यहाँ कोई नया है, सिली फूल। जवाब वर्मा देता है, हाँ, बॉम्बे का कोई अमीर ज़्यादा है। यही आदमी आज संतोष से लगभग 10,000 रुपये हारा है। शायद पीकर हार का गम मिटा रहा है। ऑर्केस्ट्रा का 5 मिनट का ब्रेक हुआ है। आरती और उसका पति हमारे टेबल की तरफ आते हैं। रॉनी की आंखें उन दोनों का पीछा कर रही हैं। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ जाती है। वो भी उठ खड़ा हुआ है और हमारी टेबल के पास आ जाता है। वेटर पास की खाली टेबल से 3 कुर्सियां खींचकर हमारी टेबल के पास करता है। वो बैठ जाते हैं। रॉनी आरती से कहता है, यू सिंग वंडरफुल, आज प्रोग्राम के बाद मिलिए ना। आरती उसकी आंखों की हवस को देखती है, पहचानती है। अपनी घातक मुस्कान उस पर फेंक कर कहती है, अब देखिए ना साहब, आपके हर मर्ज का इलाज तो अब हमारे पास है नहीं। भट्टी उसके इस अपमानजनक जवाब पर कहकहा लगाता है। रॉनी उसे घूर कर देखता है, मुझसे कहता है, क्यों भूल गए क्या? एटलीस्ट इंट्रोड्यूस मी टू दिस ब्यूटीफुल लेडी। मैं चाहता हूँ बात आगे ना बढ़े। राधा से उसका परिचय कराता हूँ। वो अमीरों वाला हरामी वाक्य बोलता है, आप जैसी खूबसूरत औरत इस छोटे से शहर में क्या कर रही है? यू शुड बी इन बॉम्बे। भट्टी उससे पूछता है, बॉम्बे में राधा करेगी क्या? क्यों, करना क्या है? माई फादर इज़ अ प्रोड्यूसर, आई विल गेट हर इन फिल्म्स। अच्छा, तो तुम्हारे फादर फिल्मों में हैं। पंजाबी में हम लोग गाने बजाने वालों को कंजर कहते हैं। क्या कहा? व्हाट डू यू मीन? रॉनी ऊंची आवाज़ में बोलता है। उसके चमचे दोस्त हमारे टेबल के पास आ गए हैं। मैनेजर भी टेबल के पास आ जाता है। भट्टी रॉनी को धीमी और सख्त आवाज़ में जवाब देता है, सुनाओ, क्या कहा? तो सुन, कंजर की औलाद कंजर ही होती है।
भट्टी जब बहुत गुस्से में होता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इससे विरोधी को हमेशा गलती लगती है कि वो लड़ेगा नहीं। मेरे अंदर बैठे सांप ने करवट ले ली है। सुबह से खेला हूँ, जीतने के बावजूद डिप्रेस्ड हूँ। भट्टी की गालियाँ सुनी है, वर्मा की डांट सही है। इतनी देर से राधा के साथ झूठ का नाटक खेल रहा हूँ। उसे अंगूठी अपने पैसों से खरीद कर नहीं पहनाई। बुखार पड़ रहा है, ऊपर से रौनी बखे जा रहा है। भट्टी की ताकतवर आदमी की मुस्कान उसे गुस्से से अंधा कर देती है। वो मेज पर हाथ रखकर उठना चाहता है। सांप का फन हिल रहा है। मैं भट्टी से कहता हूँ, आई विल बस्ट हिम। लड़ाई के आसान लेकिन ख़तरनाक तरीके भट्टी अक्सर मुझे सिखाता रहता है। मैं रौनी की मेज़ पर रखा हाथ पकड़ता हूँ, उसे नीचे करता हूँ। वो ऊपर उठाता है। फिर मैं एकदम अपने दबाव का रुख मोड़कर उसका हाथ ऊपर उठाता हूँ। उसके जोर की गति भंग होती है। मैं उसकी छोटी उंगली को अंगूठे और इंडेक्स फिंगर में पकड़कर पहले नीचे करता हूँ, फिर झटके के साथ ऊपर उठा देता हूँ। टक की छोटी सी आवाज़ आती है और उसकी उंगली टूट जाती है। वो कुर्सी से अध खड़ा हो चुका है, नीचे फर्श पर गिर जाता है। अब मैं उसकी खाली कुर्सी को पाँव से आगे कर देता हूँ। तेज़ किनारा उसके दोनों घुटनों से टकराता है। वो दोनों घुटनों पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। भट्टी अपनी जगह से उठता है, उसके बाकी दोस्तों को उनके टेबल पर बिठा आता है। वो उसकी खतरनाक मुस्कान से डर गए हैं। भट्टी रौनी का मुंह ऊपर उठाता है, धीमी आवाज़ में कहता है, रौनी साहब, देख कर चला कीजिए, आपकी उंगली टूट चुकी है, अभी प्लास्टर करा लो। सुबह तक हाथ मटका बन जाएगा और अगली बार गिरे ना तो टांग भी टूट सकती है। मैनेजर रौनी से माफ़ी मांगता है कि फर्श की फिसलन की वजह से वो नीचे गिर गया है। अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि होटल की गाड़ी में रौनी साहब और उनके दोस्त को हॉस्पिटल छोड़ाए। रौनी चुप है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगा। सब लोग इस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लेंगे कि उसने बहुत पी रखी थी, पैर फिसल गया, नीचे गिर गया और उसकी उंगली टूट गई। आरती आज शरारती गज़लों के मूड में है। गालिब साहब को छेड़ रही है। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। डोरमैन रौनी उसके दोस्तों को बाहर लिवाए जा रहा है और आरती आवाज़ कसती है, फिरे है इतराता। राधा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है, मुझे घूरे जा रही है। यू आर अ वायलेंट मैन। उसकी उंगली क्यों तोड़ दी? वर्मा मुझे अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि जब गुस्से में होता हूँ किसी को नहीं बख्शता। जवाब वही देता है, देखो, संतोष ने ठीक ही किया। वो आदमी सीन क्रिएट कर रहा था। भट्टी बीच में कूद पड़ता तो पता नहीं क्या होता। जब समझाने के सब तरीके ख़त्म हो जाएं तो आदमी को वायलेंट हो जाना चाहिए। राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन डरी हुई अब भी है। कहीं कल वो लोग संतोष के साथ कुछ कर ना बैठें। भट्टी उसे डांटता है, फिक्र मत करो, कल तक तो ये लोग ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मेरा जिस्म फिर ज़ोर से कांपता है। आज डिनर रहने दो, संतोष का फीवर बढ़ रहा है तो उतर जाएगा, खाना तो यहीं खाएंगे। ऑर्केस्ट्रा तेज़ धुन के साथ बजता है, फिर बंद हो जाता है। अपने अपने साथ सब लोग संभालते हैं। आरती और उसका पति हमारी टेबल पर आ जाते हैं। वेटर स्कॉच की बॉटल ले आता है। आरती मुझसे कहती है, थैंक्स संतोष, दैट बास्टर्ड नीडेड सच लेसन। मैनेजर को भी मैं बुला लेता हूँ। राधा और जूही के गिलास में भी थोड़ी थोड़ी स्कॉच डाली जाती है। मैं नाम में सा हिलाता हूँ। भट्टी डांटता है, थोड़ी सी ले ले, बुखार या स्कॉच से कभी कोई मरता नहीं। दिस क्यूट डॉटर विल लुक आफ्टर यू दिस नाइट। वर्मा सब वेटर्स को मेज के पास बुलाता है। 15-16 वेटर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो हर एक को 10 रुपये टिप देता है। सारा माहौल हल्का हो जाता है। हॉल में बैठे बाकी लोग भी खाने के बाद हमारी टेबल के पास आते हैं। मुझे और राधा को बेस्ट विशेस देते हैं। इतने सारे लोगों की बधाई और हमारे सुख में शरीक होना राधा के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान ले आते हैं। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ है। उठे? अभी नहीं। वर्मा कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। वो मैनेजर से कहती है, ज़रा स्टेशन पर फ़ोन करके पूछिए नीचे से आने वाली गाड़ी पहुंच गई कि नहीं। क्यों, किसी को आना है क्या? मैं हैरानी से पूछता हूँ। औरतों से सब बातों का कारण नहीं पूछा जाता, समझे? वो मुझे सलाह देती है। मैनेजर आकर बताता है कि गाड़ी आए आधा घंटा हो गया। वो आश्वस्त होकर कहती है, ठीक है। सब लोग कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। तभी बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आती है। भट्टी कहता है,
कहीं मुझे बुलाने कोई डिस्पैच राइडर ना आया हो। नहीं, आपको बुलाने कोई नहीं आ रहा, राधा ने जवाब दिया। हम सब हैरान हैं कि वो इतनी रहस्यमयी क्यों हो रही है। गवर्नर साहब का एडीसी कैप्टन सिंह अंदर आता है। हम सबको विश करने के बाद राधा को बताता है, मैडम आपकी चीज़ आ गई है। फिर वो राधा की उंगली में पड़ी अंगूठी देखता है और मुझसे कहता है, संतोष, एक डबल लार्ज पिलाओगे तो कांग्रेट्स दूंगा। वेटर भरा हुआ गिलास लाता है। कैप्टन सिंह, बड़ी सर्दी है का बहाना बनाकर एक ही लंबे घूंट में ख़त्म कर देता है। हम जाने के लिए उठते हैं। सारे के सारे वेटर दरवाजे के पास खड़े होकर राधा को विश करते हैं। डोरमैन पैर ठोक कर उसे सलाम बजाता है। भट्टी उसे छेड़ता है, क्यों, रम की बोतल चलेगी या टिप? डोरमैन जवाब में सर झुकाकर मुस्कुराता है। वर्मा उसे 10 का नोट देता है। भट्टी कहता है कि उसका अर्धली का रम की एक बॉटल दे जाएगा। बाहर चमचमाता बुलेट का डिलेक्स मॉडल खड़ा है। मैं सिंह से पूछता हूँ, नई मोटरसाइकिल कब ली? मेरी नहीं है, आपके लिए राधा मैडम ने मंगवाई है। रवि साहब को इन्होंने रुपए दिए थे, उन्होंने नीचे से भिजवाई है। राधा किसी डिटेक्टिव की तरह मुस्कुरा रही है। भट्टी मुझे छेड़ता है, साले थैंक्स तो कर, शुक्र है अब मेरी मोटरसाइकिल का नाश तो नहीं मारेगा। मैं राधा का माथा होठों से छूकर कहता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो हीरे की अंगूठी डली अंगुली आगे बढ़ाकर कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी? राधा मोटरसाइकिल पर बैठती है। मैं ऊपर बैठकर किक लगाता हूँ। हाफ किक में स्टार्ट हो जाती है। सबको गुड नाइट कहकर मैं थ्रॉटल घुमा देता हूँ। तुम्हारे घर या मेरे कमरे में? मेरे घर। वो मेरी कमर को दोनों बाहों से जकड़ कर कहती है। घर पहुँचने पर वो सबसे पहले थर्मामीटर से मेरा बुखार देखती है। कितना है? अबव 4। सारे दिन की थकान एक जगह जमा होकर छाती पर चट्टान की तरह बैठ जाती है। बिना कपड़े बदले लेट जाता हूँ। वो कमरे में घबराई सी खड़ी है, कुछ सोचती हुई। डॉक्टर मनोचा को बुला लाऊं? इतना बुखार तो नहीं होना चाहिए। तुम पगला गई हो क्या? अच्छी डॉक्टर हो, बुखार का इलाज नहीं कर सकती? लगभग पूरा दिन खड़ा रहा हूँ, थकान से है। वो मेरे पास पलंग पर बैठ गई है। एक एक करके मेरे कपड़े उतारती है। मुझे उल्टा होकर लेटने के लिए कहती है। कंधों पर हाथ लगाती है तो दर्द होता है कि आवाज़ निकलती है। आराम से पड़े रहो, मैं मालिश कर देती हूँ। उसकी उंगलियाँ जैसे सोख कर धीरे धीरे दर्द और थकान बाहर खींच रही हैं। जिस्म का हल्का होना शुरू हो गया है। छोटी छोटी सनसनाहटें टांगों में बज रही हैं। उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, अब आप ही जाओ ना। बदमाश, हमेशा एक ही बात सोचती है, आराम से पड़े रहो। वो कपड़े उतार कर मेरे पास लेटी है। हर अंग को छूती है, मलती है और थकान को सोखती जाती है। मुझे अब नींद आनी शुरू हो गई है। सोने से पहले उससे पूछता हूँ, मोटरसाइकिल इतनी जल्दी नीचे से कैसे आ गई? अभी तो रवि वहाँ पहुँचा ही है। उसने कुछ दिन पहले यहाँ से फ़ोन कर दिया था। वहाँ का डीलर उसे जानता है। उसने ट्रेन से रवि के वहाँ पहुँचने से पहले ही भेज दिया। बहुत रुपए लग गए होंगे, फालतू पैसे हैं क्या? हाँ हैं, 10 साल से पे बैंक में जमा हो रही है। घर का खर्चा तो थोड़ा बहुत प्राइवेट प्रैक्टिस से चल जाता है। फिर भी देखो, सो जाओ, इस वक्त तुम्हें किसी अकाउंटेंट की तरह बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो करवट बदलती है। उसकी पीठ मेरी ओर है। पहले गुड नाइट किस दो, नहीं तो मैं सोता नहीं। वो मेरी ओर मुड़ती है। बस, इसके आगे कुछ नहीं, प्रॉमिस? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। उसके होठों पर होठ रखता हूँ। वो मुंह परे करना चाहती है। उसके निचले होठ हल्के से दांतों में दबा लेता हूँ। थकान की चट्टान छाती से नीचे लुढ़क जाती है। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही है। गर्दन की किसी नस को अंगूठे से दबा रही है और इससे पहले कि गोल्डन ब्रिज पर मैं चलना शुरू करूँ, सो जाता हूँ। जब तक बुखार नहीं उतरा मैं राधा के पास ही रहा। अब बहुत सारी बातें एक साथ हो गई। मेरी निक्की से दोस्ती हो गई। राधा के यहाँ से 15 मील दूर जगह पर बदली हो गई। रवि की माँ ने पूछा कि क्या ट्रांसफ़र रुकवानी है, लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि कुछ अर्सा शहर से दूर गुजारने में कोई हर्ज नहीं। फिर निक्की के नज़दीक आने का, उसका विश्वास जीतने का समय वहाँ पर और अधिक मिलेगा। राधा रानी की कोठी में रहेगी। मैं शुरू में वहीं पास के डाक बंगले में रहूँगा। हम दोनों का निश्चय था कि निक्की अपने आप मुझे साथ कोठी में रहने को कहेगी। उस संडे राधा की इमरजेंसी ड्यूटी थी।
निक्की को लेने मैं ही स्कूल गया। चमचमाती मोटरसाइकिल को देखकर उसने किलकारी मारी। बाकी बच्चे भी और उनके माँ बाप प्रशंसा युक्त निगाहों से नई मोटरसाइकिल देख रहे थे। यहाँ पहाड़ी शहरों स्थानों में इक्का दुक्का मोटरसाइकिल दिखाई दिया करती है। निक्की ने पूछा था तो उसे झूठ बोला था कि मैंने खरीदी है। कैसे बताता कि उसकी माँ ने दी है। शाम को उसने माँ की नई हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा था। राधा ने झूठ बोला था, पुरानी है, लॉकर से निकाली है। कैसे बताती कि मैंने दी थी। वो मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़कर सारा रास्ता चलाती आई थी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम दोनों हॉस्पिटल गए थे। मैंने निक्की को रास्ते में ही बता दिया था कि उसे आज स्केटिंग रिंक लेके जाऊंगा। उसने राधा को जल्दी जल्दी हेलो की। तय हुआ कि शाम को 4 बजे ड्यूटी ख़त्म करके राधा रवि के घर पहुंच जाएगी। हम दोनों उसे वहीं मिलेंगे। पहले निक्की को मैं अपने रूम में ले गया। मोटरसाइकिल मकान के नीचे पहुंचते ही किशन ने दुकान से नीचे उतरकर हम दोनों का स्वागत किया। निक्की से चाय कॉफ़ी के लिए पूछा। निक्की ने कॉफ़ी के लिए कहा। जब किशन ने दोनों पैर पटाख से जोड़कर यस मैडम कहा तो निक्की खुलकर हंसी थी। कमरे में पहुंचकर उसने किशन की तारीफ़ की। मैंने उसे बताया कि किशन मेरा दोस्त है। करीने से लगी हर चीज़ को उसने तारीफ़ी निगाहों से देखा। टेप रिकॉर्डर पर उसकी निगाह पड़ गई। चलाएं? मैंने बहुत सारे कैसेट्स उसके सामने रख दिए कि वो चुने। किशन का नौकर शेव के लिए गर्म पानी रख जाता है। मैं वहीं कमरे में बैठकर शेव शुरू करता हूँ। निक्की जब कैसेट चुन लेती है तो उसे सिखाता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। वो बड़े ध्यान से मुझे शेव करता देख रही है। ब्लेड चुभता नहीं आपको? क्यों, किसी को शेव करते देखा नहीं? नो, हमारे स्कूल की नन्स कभी शेव ही नहीं करती। वो मजाक करती है। कॉफ़ी आ जाती है। मैं साथ साथ तैयार होना शुरू करता हूँ। कपड़ों की अलमारी खोलकर निक्की से पूछता हूँ, कौन सा प्लोवर पहनूं? वो मेहरून रंग के हाई नेक प्लोवर को हैंगर से उतारती है। मैं पहले सर डालता था। प्लोवर थोड़ा सा फंस जाता है। वो इसे सर से उतारकर कहती है, सिली, पहले बाहें डाली जाती हैं, फिर सर नहीं फंसता। ये बात वो बड़े अधिकार के साथ मुझे कहती है। बच्चों पर जितना डिपेंड किया जाए वो उतना ही नज़दीक आते हैं। मैं कपड़े पहन लेता हूँ। कस कर बालों में कंघी करता हूँ। वो बिल्कुल राधा की तरह हाथ से मेरे बाल ऊपर उठाती है। बिल्कुल राधा की तरह कहती है, लड़कियों की तरह इतने कसकर कंघी क्यों करते हैं आप? थोड़ा उठे हुए बाल अच्छे लगते हैं। मैं उसे छेड़ता हूँ, यस मम्मी, और हम खुलकर हंसते हैं। मैं पूछता हूँ, पैदल की मोटरसाइकिल पर? वो कहती है पैदल। छुट्टी वाले दिन स्केटिंग रिंक में सुबह के वक्त थोड़े छोटे बच्चे ही होते हैं। निक्की के साइज़ के लोहे के बूट निकाल कर मैं उसे पहनाता हूँ। समझाता हूँ कि चलना तो स्केट्स पर है, लेकिन शरीर को बाहों के बल पर बैलेंस करना है। हॉल के 2 राउंड मैं उसके साथ चलकर लगवाता हूँ। मेरे हाथ को पकड़े होने की वजह से वो आराम से स्केट्स चला रही है। उसकी टांगों का, शरीर का तनाव मैं महसूस कर रहा हूँ। बी नॉर्मल, नेचुरल निक्की, लेट योर बॉडी लूज। वो शरीर को ढीला छोड़ती है। उसकी मूवमेंट में कुछ सहजता आ जाती है। वो दना कर दौड़ते हुए बच्चों को बड़ी हसरत भरी आंखों से देख रही है। तुम भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ऐसे ही दौड़ोगी। वो जवाब में मुस्कुरा देती है। 10-12 साल का एक लड़का हमारे पास आता है। आई विल हेल्प योर डॉटर सर। डॉटर शब्द सुनकर निक्की का चेहरा तन जाता है। मैं उसका कंधा थपथपाता हूँ। थैंक्स सनी। वो लड़का निक्की का हाथ पकड़कर स्केटिंग शुरू कर देता है। मैं रेलिंग के साथ खड़ा होकर सिगरेट लगाता हूँ। तो क्या निक्की किसी भी मर्द की बेटी बनने से हमेशा हमेशा के लिए घृणा करती रहेगी? सोचा था मेरी दोस्त बन गई है। अब जल्दी ही इससे जो सच है बता दूंगा। लेकिन मेरी छठी इंद्री जो खतरा सूचक है बताती है, अभी नहीं, नहीं, जल्दी मत करो। वो लड़का और निक्की हॉल में तेज़ तेज़ चक्कर काट रहे हैं। दोनों में कोई बहस चल रही है। लड़का ना की मुद्रा में सर हिलाए जा रहा है। फिर वो निक्की को मेरे पास ले आता है। मैं पूछता हूँ, क्या बहस हो रही है? लड़का बताता है, सर शी वांट्स टू डू इट अलोन। जवाब निक्की देती है, तुम भी तो अकेले स्केटिंग करते हो। मैं यहाँ का जूनियर चैंपियन हूँ, लड़का गर्दन टेढ़ी करके कहता है। मैं उन दोनों को स्केट्स खोलने के लिए कहता हूँ। थक गए होंगे, पहले कुछ कोल्ड ले लें। मैं उन दोनों के लिए एक पाइनएप्पल के टिन लाता हूँ। लड़का थैंक्स करके सिप करना शुरू कर देता है। संतोष, मैं अकेले स्केटिंग करूँगी। लड़का हैरानी से इस छोटी सी लड़की को देख रहा है जो इतने बड़े आदमी को नाम लेकर बुलाती है।
उसे पता चल जाता है कि मैं निक्की का पिता नहीं हूँ। वो और अधिक फॉर्मल दिखाई देने लगता है। मुझसे क्यों पूछती हो? इस चैंपियन से गाइडेंस ले लो ना। लड़का फिर से खुश दिखने लगता है। इट्स टू अर्ली, अभी तो थोड़े दिन और प्रैक्टिस करनी चाहिए। नो, आई विल डू इट अलोन। मैं बीच बचाव करता हूँ। ओके, डोंट फाइट। तुम बीच बीच में थोड़ी देर के लिए इसका हाथ छोड़ देना। मैं लड़के को सलाह देता हूँ। वो एक प्रोफेशनल की तरह मुझे झुंझलाहट भरी आंखों से देखता है। ओके। दोनों फिर से लोहे के बूट पहन लेते हैं। हॉल के बीचों बीच पहुँचते हैं। लड़का उसे समझा रहा है कि किस तरह शरीर का एंगल थोड़ा सा बदल कर घूमा जा सकता है। निक्की जब रेलिंग के पास पहुँचती है तो लड़का उसका कंधा दबाकर उसे गोलाकार घुमा देता है। अब थोड़े थोड़े वक्त के लिए वो उसका हाथ छोड़ रहा है। निक्की के कटे बाल बार बार आंखों में पड़ रहे हैं। इन्हें हाथ से पीछे करती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लड़का उसे पकड़कर रोकता है। अपने गले से स्कार्फ खोलकर उसके बाल पीछे करके बांध देता है। हाथ हिलाकर जूनियर्स चैंपियन की प्रशंसा करता हूँ। अब निक्की तेज़ तेज़ घूम रही है, लेकिन मोड़ काटते वक्त उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। लड़का एक और झुककर उसे समझाता है कि स्पीड कैसे तोड़ी जाती है। निक्की बेसब्री से हाँ में सर हिला रही है। हर नए सीखने वाले की तरह स्पीड के रोमांच ने उसे बांध लिया है। वो फिर लड़के से कुछ कहती है। वो चिढ़ गया है। मेरे पास आकर रेलिंग पकड़कर रुक गया है। शिकायत करता है, शी इज़ वेरी इम्पेशेंट, शी कैन नेवर बिकम अ चैम्पियन। मैं हाँ में सर हिलाकर लड़के को खुश करता हूँ। अब निक्की धीरे धीरे अपने आप हॉल में चक्कर काट रही है। वो स्पीड पकड़ती जा रही है। मोड़ काटने से पहले हम दोनों को विजयी मुद्रा से देखती है और हिलाने के लिए हाथ उठाती है। लड़के का शरीर तन जाता है। वो चीख कर कहता है, लुक आउट। हाथ उठाने की वजह से निक्की के शरीर का बैलेंस बिगड़ गया है। वो एक और झुक गई है। लड़का शरीर नीचे झुकाता है, जल्क देकर स्टार्ट लेता है। निक्की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक वो टेढ़ी होकर रेलिंग के पास पहुंच गई है। रेलिंग पकड़ने के लिए हाथ खोलती है। रेलिंग पर उसका हाथ पड़ता है, लेकिन कलाई सारे जिस्म का बोझ संभाल नहीं पाती। झटके के साथ हाथ रेलिंग से झटक जाता है। मैं जानता हूँ या उसकी कलाई टूट गई है, नहीं तो मूंछ तो ज़रूर आ गई होगी। वो नीचे गिर गई है। मैं उसे उठाता हूँ। लड़का उसके स्केट्स खोलता है। उसके चेहरे पर मैंने कहा था ना वाला गुस्सा है। निक्की की कलाई थोड़ी टेढ़ी है। लड़का हाथ मल कर देखता है। नहीं, टूटी नहीं, बट इट्स स्प्रेड। निक्की का चेहरा दर्द के मारे सफ़ेद पड़ गया है। आंखों में पानी भर आया है। मैं उसे बहुत हौसला देकर कमज़ोर नहीं करना चाहता। इट्स नथिंग, थोड़ा दर्द तो होगा ही। लड़का भाग कर बाहर गया है। केमिस्ट से क्रेप बैंडेज और दर्द दूर करने की गोली ले आया है। जब निक्की गोली खाने से इनकार करती है तो वो चैंपियन की तरह उसे डांट कर टेक इट कहता है। फिर वो उसकी कलाई पर क्रेप बैंडेज बांध देता है। हम दोनों को नीचे सड़क तक छोड़ने आता है। मैं उसका नाम पूछता हूँ। वो हार्ट दिखाई देता है। हैव नॉट यू सीन माई फोटोग्राफ इन द पेपर? आई एम अ जूनियर्स चैम्पियन, संदीप शर्मा। निक्की अपना पट्टी वाला हाथ उठाकर उसे बाय करती है। लड़का जवाब में कहता है, होप टू सी यू नेक्स्ट संडे। सड़क पर 8-10 जान पहचान वालों ने पूछा कि बच्ची को क्या हुआ। इतना महत्व मिलने पर निक्की अब गर्व के साथ हाथ पर बंधी पट्टी को देख रही है, लेकिन वो बार बार अपने होठों को दांतों से दबाती है। जानता हूँ दर्द की लहरें उठ रही होंगी। उससे बताता हूँ कि अंग्रेज़ी इलाज करवाएगी तो हो सकता है हाथ पर प्लास्टर लगे। मालिश वाले से जल्दी ठीक हो जाएगा। मालिश वाला? मालिश वाला क्या बांधेगा? दर्द होगा क्या? बांधेगा कुछ नहीं, दर्द तो होगा ही। तेल से मालिश कर देगा, बस फिर थोड़ी देर में सब ठीक। वो कहती है कि मालिश वाले के पास ही चला जाए। हम कमरे में लौटते हैं। किशन को सारी बात बताता हूँ। उसका भी ख्याल है कि मालिश ठीक रहेगी। वो हड्डी चढ़ाने वाले बुढ़े पहाड़िए को कमरे में ले आता है। बूढ़े ने लाल पट्टी वाली टोपी पहन रखी है। निक्की की कलाई से पट्टी उतारता है। उंगलियों के पोरों से टोहकर कलाई देखता है। कहता है कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी कलाई पर हाथ फेरता है। मलने से मेरा हाथ ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारा हाथ तो छोटा सा है, मैं तो मल कर घोड़ों की टूटी टांगे जोड़ देता हूँ। फिर वो उसे कहानी सुनाने लगता है कि कैसे एक घोड़े का पाँव फिसला था, घोड़ा नीचे गिरा था, उसकी टांग टूट गई थी। अब घोड़ा कोई निक्की जितना हल्का फुल्का तो नहीं कि उसे उठा लिया जाए। निक्की का ध्यान पट गया। मैं और किशन जानते हैं कि वो झटका देकर कलाई ठीक करेगा। उस वक्त इसे बेतहाशा दर्द होगा। फिर आपने क्या किया? उसने बताया कि वो घोड़े के पास बैठ गया। उसने मुझे और किशन को इशारा किया।
किशन ने झपट कर निक्की की टांगें पकड़ ली। मैंने गले में हाथ डालकर उसके शरीर को थाम लिया। बूढ़े ने झटका दिया। निक्की ज़मीन से उछली। गले के कैद खाने को तोड़कर चीखें बुलंद हुई। आवाज़ बंद आवाज़ों से टकराई और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। निक्की बेहोश हो गई। मुझे घबराया देखकर किशन हौसला बंधाता कि कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा निक्की की कलाई पर पुलटिस का लेप करता और फिर पट्टी लपेट देता है। किशन को हल्दी डालकर गर्म दूध लाने को कहता है। किशन खिड़की से आवाज़ देकर दूध मंगवा लेता है। निक्की आंखें खोलती है। हल्दी वाला दूध देखकर नाक चढ़ाती है। टेक इट, मैं सख्त आवाज़ में कहता हूँ। वो दूध ख़त्म कर देती है। जब कोई शारीरिक कष्ट हो तो किसी की सहानुभूति हमें और भी कमज़ोर बना देती है। और फिर मैं निक्की को ग्रोन अप की तरह ही ट्रीट करना चाहता हूँ। बूढ़ा उसे हाथ हिलाने के लिए कहता है। निक्की डरती है, मेरी ओर देखती है। सहानुभूति की कोई उम्मीद नहीं मिलती। हाथ हिलाती है। दर्द तो हो ही नहीं रहा। बूढ़ा बताता है कि कल तक सोजिश भी उतर जाएगी। मैं उसे बाथरूम ले जाता हूँ, मुंह धुलवाता हूँ, उसके बालों पर कंघी करता हूँ कसकर। मेरे बाल भी बिगाड़ देना। कितनी बार समझाऊंगी, कसकर कंघी नहीं करते। मैं उसको सुबह की तरह सॉरी मम्मी कहता हूँ और हम दोनों कहा लगाते हैं। लंच होटल में करें या रवि के घर? मेरे ऐसा पूछने पर उसे अचानक कुछ याद आता है। रवि के? उसके पापा से आज मिलने का प्रॉमिस था। फिर उन्हें एक चीज़ भी तो देनी है। क्या चीज़? पूछने पर निक्की इंकार में सर हिलाती है। मैं उसे मोबाइल पर आगे बिठाकर रवि के घर पहुंचाता हूं। माँ उसके हाथ पर पट्टीबंदी देखकर सारी बात पूछती है। निक्की बढ़ा चढ़ा कर मालिश का किस्सा सुनाती है। राधा को निक्की की चोट के ना पता होने पर माँ मुझे डांटती हैं। तुम्हें इसे राधा के पास लेकर जाना चाहिए था। डॉक्टर लोग मालिश वालिश में फेद नहीं रखते। हाँ, वो ठीक कह नहीं है। मुझे राधा के पास ही जाना चाहिए था। लेकिन क्यों? मैं क्या निक्की का पिता बनने नहीं जा रहा? हर बात के लिए राधा से पूछना क्यों का ज़रूरी है? कैप्टन सिंह बताते हैं कि बड़े साहब अभी बाहर आ जाएंगे। विरोधी दल के नेता के शिकवे सुन रहे हैं। फिर वो सलाह देता है कि निक्की को थोड़ी सी ब्रांडी देनी चाहिए। वो हाँ करती है। मुझसे बियर के लिए पूछता है। मैं ना करता हूँ। तभी जनरल साहब बाहर आ जाते हैं। निक्की भागकर उनके पास जाती है और उन्हें अपना हाथ दिखाती है, पट्टी दिखाती है। वो उसके दोनों गालों पर चुम्मा लेते हैं। उनकी मूंछें उसके गाल पर चुभती है। हाथ से मलकर कहती है, बड़ी टिकली टिकली होती है। वो पत्नी की ओर देखते हैं। रवि की माँ भी यही कहती है। हम सब हंसते हैं। जनरल साहब को शर्म नहीं आती कि मीठी डांट पड़ती है। फिर वो निक्की के हाथ पे लगी चोट का सारा किस्सा सुनते हैं। जब वो बताती है कि वो बिल्कुल नहीं रोई तो वो बड़े खुश होकर उसका कंधा थपथपाते हैं। अच्छा किया तुमने, प्लास्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मुझसे कहा उन्होंने। वो बियर लेते हैं, निक्की ब्रांडी। हम दोनों से वो दोनों चीयर्स करने से इनकार करते हैं। सुना है कल बहुत बड़ा गेम जीते? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। यानी कि कैप्टन सिंह ने उन्हें सब कुछ बता दिया। झगड़ा किस बात पर हुआ? सिंह बता रहा था तुमने उस आदमी की उंगली तोड़ दी। मैं सफाई देता हूँ, नहीं, वो आदमी फर्श पर फिसल गया था। अच्छा, सेजिल वालों ने फर्श पर कालीन बिछाना बंद कर दिया है क्या? निक्की सारी बात सुनकर मुझसे पूछती है, आर यू अ गैम्बलर? उसकी आंखों में मेरे लिए नई तरह का मान है। जानता हूँ किसी वेस्टर्न के गैम्बलर नायक से मुझे मिला रही है। मेरी चीज़ आई? निक्की उनसे पूछती है। कौन सी चीज़? मैं नहीं बोलती। आप प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। वो उसके बालों पर हाथ फेर कर कहते हैं कि अपनी बिटिया से क्या प्रॉमिस वो कैसे भूल सकते हैं। हम सबको बाहर लॉन में आने के लिए कहते हैं। सिंह एक टोकरी लाता है, ऊपर से कवर हटाता है। छोटे से पपी की खूं खूं की आवाज़ आती है। निक्की उसका मुंह पर उठा लेती है। इसके तो 2 दांत टेढ़े हैं। वो बताते हैं कि ये बुलडॉग है, इसके दांत ऐसे ही होते हैं। निक्की के क्यों पूछने पर समझाते हैं कि इन टेढ़े दांतों से बुलडॉग जब किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। दांतों की बनावट ऐसी है कि टेढ़े होकर अंदर घुसते हैं और फंस जाते हैं। कैप्टन सिंह टोकरी के नीचे से दूध पीने वाली बोतल निकाल कर देता है। निक्की पपी के मुंह में निप्पा डालती है। वो निक्की को आंखें खोलकर देखता है और आश्वस्त हो जाता है। 2-4 घूंट पीकर आंखें बंद कर लेता है। ये तो सो गया, वो शिकायत करती है। वो बताते हैं कि बुलडॉग आमतौर पर दिन के वक्त खूब सोता है, फिर रात भर जागता है। इसके नाम को लेकर काफ़ी बहस होती है और आखिरकार ब्रांडी नाम से समझौता होता है। लंच के बाद निक्की बाहर लॉन में
ब्रांडी से खेल रही है। अभी तक तो निक्की तुम्हारे काफ़ी क्लोज आ गई है, उसे कब बताना है? वो कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी तो हम दोस्त बने हैं। उसे मेरा साथ शायद इसलिए अच्छा लग रहा है कि पहली बार पुरुष के संसर्ग में आई है, लेकिन अभी कुछ बताना क्या बहुत जल्दी नहीं होगा? माँ मेरे से सहमत है। उनका ख्याल है कि जल्दी कौन सी आन पड़ी है। फिर राधा हमें अपनी बेटी को हम सबसे ज़्यादा जानती है। जब ठीक समझेगी तब निक्की को सब कुछ बतला देगी। हॉस्पिटल से राधा सीधे यहाँ पहुँचती है और हम में से किसी को भी विश करने से पहले निक्की के हाथ पर बंधी पट्टी देखकर पूछती है कि इससे क्या हुआ। मेरे ये बताने पर कि निक्की को स्केटिंग सिखा रहा था, गिर गई, मूंछ आ गई। उसके होठों के कोने वाला दांत चमकता है, आंखों का रंग बतलाता है कि सख्त आवाज़ में कहती है, इसे मारना है क्या? कभी मोबाइल चलवाते हो, कभी स्केटिंग, मुझे क्यों नहीं खबर की? इसे मारना है? सुनकर मुझे पता चलता है कि अभी तो माँ को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, बेटी की बात तो बहुत दूर है। हाथ में सनसन हो रही है। ऐसी वाहियात बात का जवाब मुंह से नहीं, हाथ से देने को कर रहा है। निक्की बात संभालती है। डोंट बी सिसी मम्मा। कभी सुना है कोई स्केटिंग सीखने से मरा हो? आई एम ओके, यू शुड से सॉरी। राधा देखती है हम सब उसके विरोधी पक्ष में हैं। वो उसे कहते हैं, बच्चों को कांच घर में नहीं रखना चाहिए। लेट हर ग्रो अप लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। अब निक्की मेरे पास आ बैठी है। मम्मा ऑलवेज शाउट्स, गेट यूज टू इट लाइक मी। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना, नाउ स्माइल। मैं उसका सर अपने सीने से लगा लेता हूँ। राधा अपने कहीं पर शर्मिंदा है, आंखों आंखों से माफ़ी मांगती है। निक्की उसे ब्रांडी दिखाती है, बताती है कि इन्होंने दिया है। वो राधा को समझाते हैं कि कुत्ते की देखभाल कैसे करनी है। बताते हैं कि बहुत फीराशॉस ब्रीड है, 7-8 महीने में बड़ा हो जाएगा। कुत्ते को जितना बांध कर रखा जाए उतना गुस्से वाला बनेगा। तब राधा बताती है कि उसके यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है 15 मील दूर कस्बे में। रानी की कोठरी में डिस्पेंसरी है और रहने की जगह भी। वो बताते हैं कि ये जगह उन्होंने देखी हुई है, वहाँ गोल्फ कोर्स है, कई बार खेलने गए हैं। बहुत अच्छा डाक बंगला भी वहाँ है, फिल्म वाले वहाँ पे अक्सर शूटिंग करने के लिए आते हैं। माँ कहती हैं कि एक ट्रांसफ़र अगर राधा चाहे तो कैंसिल हो सकती है। राधा कहती है नहीं, कुछ दिन शहर से दूर रहने का मन कर रहा है। फिर निक्की से सलाह मांगती है। बच्ची नई जगह जाने के, देखने के, रहने के जोश में है, कहती है वहाँ जाएंगे। फिर मुझसे पूछती है, संतोष आप वहाँ मेरे साथ रहोगे ना? मुझे गोल्फ सिखाना, विंटर ब्रेक में खूब घूमेंगे। रवि की माँ निक्की को जवाब देती है, हाँ हाँ, संतोष के लिए डाक बंगले में कमरा बुक हो जाएगा। ये कौन सी कोई नौकरी करता है? वहाँ रहकर तुम्हें मिल भी लिया करेगा और अपना लिखने का काम भी आराम से कर लेगा। राधा और मैं मुस्कुराते हैं। माँ जमाना शनास है, कैसी आसानी से मेरे राधा के करीब रहने का रास्ता खोज लिया है। वे मुझे कहते हैं, भट्टी को ट्रांसफ़र की बात बता दो, वो कुछ जवाब भेज देगा। वे लोग सारी शिफ्टिंग कर देंगे। फिर वो निक्की से वादा लेते हैं कि एक संडे मम्मी के पास रहेगी, एक उनके पास। राधा कहती है कि निक्की आज स्कूल वापस ना जाए तो ठीक रहेगा, हो सकता है रात को दर्द बढ़ जाए। फिर वो एक्सरे भी कल सुबह ले लेगी। माँ कहती है कि वो फ़ोन कर देगी। राधा मुझे उठने का इशारा करती है। वो लोग रात के खाने के लिए ज़ोर देते हैं, लेकिन हम इनकार करते हैं। राधा और निक्की पीछे बैठती हैं। निक्की से पूछता हूँ, खाना कहाँ खाना है, घर में या होटल में? वो कहती है घर ही खाएंगे। क्या तुम्हारी मम्मा खाना बना लेती हैं? राधा जवाब में मेरी पीठ पर मुक्का मारती है। मैं और निक्की ड्राइंग रूम में बैठे हैं, राधा किचन में है। अचानक रसोई से चीख की आवाज़ आती है। मैं 2 लंबे कदमों में वहाँ पहुँच जाता हूँ। निक्की मेरे पीछे है। राधा रसोई से बाहर आ गई है, लगातार काँप रही है। बताती है रसोई में सांप है। मैं उसे दरवाजे से परे करता हूँ। क्या बाहर निकल गया है? वो इशारे से बताती है कि बर्तनों वाली अलमारी के पीछे है। मैं निक्की के हाथ में झाड़ू पकड़ा देता हूँ। पूछता हूँ कि सांप से डरती तो नहीं? वो ना में सर हिलाती है। अच्छा, झाड़ू पकड़कर दरवाजे पर ठहर जाओ, मैं डंडे से अलमारी के नीचे से सांप निकालूंगा। दरवाजे के पास आए तो झाड़ू से अंदर कर देना। नहीं, निक्की को रहने दो कहीं कुछ। प्लीज़ मम्मा, झाड़ू मैं पकड़ूंगी, तुम हट जाओ ना, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने बड़े बूट पहने हुए हैं, सांप पैरों पर काट लेगा ऐसा कोई खतरा नहीं। किचन के कोने से रखा डंडा उठा लेता हूँ। संतोष, टेक केयर, राधा कहती है। मैं डंडा अलमारी के नीचे घुमाता हूँ। सांप नीचे से निकलकर दरवाजे की ओर झपटता है। शी शी करके निक्की दरवाजे पर झाड़ू पटकती है। सांप थोड़ी देर के लिए थमता है। मैं अपना बड़ा बूट उसके सर पर रख देता हूँ।
पूंछ तड़प रही है। निक्की को डंडा देकर पूंछ पर मारने के लिए कहता हूँ। वो डर रही है, माँ की ओर देखती है। मैं उसे शय देता हूँ। कम ऑन निक्की। वो मेरे हाथ से डंडा लेकर उसके पूंछ पर मारती है। मरियल से सांप का सिरा तो पहले ही बूट ने कुचल दिया है। थोड़ी देर में पूंछ हिलना बंद हो जाती है। मैं किचन की खिड़की खोलता हूँ और डंडे से उछालकर सांप को बाहर फेंक देता हूँ। निक्की का चेहरा उत्साह से चमक रहा है। डर नहीं लगता संतोष? मुझसे पूछती है। मैं उसे बताता हूँ कि 90% सांप जहरीले होते ही नहीं, बस इनकी दहशत ही होती है। निक्की ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। राधा हम दोनों को देखती है, फिर किचन की ओर देखकर कहती है, मैं तो खाना नहीं पकाती, कहीं कोई और सांप हुआ तो? तुम बहुत डरपोक हो मम्मा। चलो, मैं और संतोष तुम्हारे साथ ठहरेंगे। मैं राधा को कहता हूँ कि पहले ब्रांडी के लिए दूध बॉटल में गर्म डाल दे। सांप मारने के खेल में निक्की टोकरी में पड़े पपी को भूल गई थी। राधा फीडर में दूध डालती है, अब भी डरी हुई है। निक्की हंसकर कहती है, संतोष आप मम्मा के पास ठहरो, मैं ब्रांडी को दूध पिला दूंगी। निक्की बाहर बरामदे में चली जाती है। राधा से कहता हूँ कि चावल ही बना लो। वो डांट कर कहती है कि रसोई के मामले में दखल देने का मुझे कोई मतलब नहीं। वो काम करते हुए बार बार अपना सर दबा रही है। पूछता हूँ कि क्या बात है, तो मेरा कान चुटकी में पकड़कर कहती है, सारी रात तुमने मुझे तंग किया है, सोने तो दिया नहीं ढंग से, अब सर में दर्द तो होगा ही। सॉरी, आज नहीं तुम्हें परेशान करूँगा। मैं उसे छेड़ता हूँ। थोड़ी देर में निक्की अंदर आ जाती है। इसकी आंखें नींद से भरी हुई हैं। आज सुबह से मेरे साथ रहकर कुछ ना कुछ कर रही है। राधा उसे दूध का कप और टोस्ट देती है। वो जल्दी जल्दी ख़त्म करती है। मैं उसके साथ बेडरूम में आता हूँ, उसे कंबल उड़ाता हूँ। सोने से पहले वो कहती है, मम्मा की तो ट्रांसफ़र हो गई, आप हर संडे मुझसे मिलने आओगे ना? श्योर। फिर बुलेट पर हम दोनों राधा से मिलाया करेंगे। शाम को तुम्हें कॉन्वेंट छोड़ दिया करूँगा। मैं उसके बाल आंखों से पीछे करता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर कहती है, प्रॉमिस? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। वो आंखें बंद कर लेती है। मैं उसका माथा चूमकर गुड नाइट करता हूँ। वो पल भर के लिए आंखें खोलती है, मुस्कुराती है, गुड नाइट कहकर सो जाती है। मैं रसोई में जाता हूँ। वो अंडे फेंट रही है। उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। उसके कंधे में थोड़ी सी सिरहन होती है। उभरी हुई हड्डी पर होठ रख देता हूँ। परे हटो। अब मेरी याद आई, दिन भर निक्की के साथ घूमते रहे हो, कोई और भी है? मैं उसके गले पर होठ घुमाता हूँ। हम दोनों के जिस्म में हरारत आ गई है। रोटी खानी है या नहीं? खानी है तो परे हो जाओ, मुझे कुछ होता है। तुम्हें खाना पकाने से मैं थोड़े ही रोक रहा हूँ, तुम अपना काम करो और मैं अपना। मेरी बाहों का दबाव बढ़ता है। वो अंडे फेंटना बंद कर देती है, मेरी बाहों को परे करती है, मेरी ओर मुड़ती है। अब हमारे शरीर गुंथ गए हैं। मैं उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसका सर ऊपर उठाता हूँ, उसके होठों के कोने वाले दांत को चूमता हूँ। जरा एड़ियों पर उठाओ ना शॉर्टी, जरा सीधे नीचे झुकाओ ना लंबू। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई है। मुझे हल्का सा धक्का देकर परे करती है। यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी तो कैसा होगा? बताता हूँ कि बेवकूफ़ी की बातें मत करें। कैसे क्या होगा? मैं रेस्ट हाउस में आ जाऊँगा, रानी की कोठी तो पास ही है। अब वो कुछ उदास हो गई है। ऐसे कब तक चलेगा? नाउ आई वॉन्ट लिव विद यू। मैं उसे फिर किस करना चाहता हूँ। वो झटके से सर परे करती है तो छोटी सी आवाज़ होती है, होठों के होठों से अलग होने की। देखो संतोष, आराम से ठहरो। निक्की जाग गई तो? स्टोलन किसेज आर ऑलवेज स्वीट। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। मैं पूछता हूँ कि निक्की की छुट्टियाँ कब होंगी? वो बताती है कि दिसंबर में शुरू होंगी। ठीक है, छुट्टियों में साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि निक्की के दिल में मर्दों का डर निकल रहा है। किसी अच्छे दिन उसे बताऊँगा कि मैं उसका पापा बन रहा हूँ। फिर नए साल वाले दिन शादी करेंगे। द होल वर्ल्ड विल सेलिब्रेट आवर मैरिज। मैं छोटी मेज़ बैठक में से रसोई में ले आता हूँ, वहीं बैठकर खा लेंगे। वो कहती है, मैं खाना शुरू करूँ? गरम गरम फुलके का अपना मज़ा होता है। पहले सोचता हूँ ना कर दूँ, लेकिन नहीं। जीवन में सुख और खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों से, बातों से ही मिलती हैं। मैं पहला कौर उसके मुंह में डालता हूँ। वो मेरी तर्जनी उंगली हौले से काट लेती है। मुन्ने, तुम खा ही लो, सारी उंगलियाँ कटवा लोगे अगर मुझे खिलाने के चक्कर में पड़े। कोई बात नहीं, खाने के बाद सारी कसर निकाल लूँगा। फॉरगेट इट। तो नक्कर वो कहती है। डांट पिलाकर मेरे ना कहने के बावजूद 2 फुलके और खिलाती है। सलाह देती है कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
मैं उसकी कमर पर उंगली छूकर पूछता हूँ, क्यों, कमज़ोर कहाँ से लगता हूँ मैं तुम्हें, डर्टी रास्केल। हम दोनों अब बैठक में आ गए हैं। निक्की गहरी नींद सोई है। सोते हुए भी उसके चेहरे पर धुली धुली मुस्कान है। दिन भर की खुशियाँ रात को चेहरे पर आ बैठा करती हैं। राधा 0 का बल्ब जला देती है। मैं सोने के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। बैठक की लाइट बुझाकर मैरून शेड का टेबल लैम्प जला देता हूँ। तस्वीर में बैठी निक्की बाहर आने के लिए मचल रही है। साफ लगता है वो तस्वीर में बैठी हिल रही है। हम दोनों सोफे के साथ पीठ लगाकर कालीन पर बैठे हैं। राधा कहती है कि उसके पैर ठंडे हो रहे हैं। मैं बूट जुराब उतार कर उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच लेकर धीरे धीरे रगड़ता हूँ। उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसकी गर्दन पर लटके बालों में उंगलियां फेरता हूँ। मैं सिगरेट लगाता हूँ। एक वो भी मांगती है। अपने वाला उसके होठों से लगाता हूँ। वो छोटा सा कश लेकर कहती है कि अच्छा लगता है। मैं हंसकर कहता हूँ, शुक्र है, अब वो शादी के बाद कम से कम मुझे सिगरेट छोड़ने का लेक्चर तो नहीं पिलाएगी। उसको नया सिगरेट सुलगा कर देता हूँ। अब बताता हूँ कि अपने हाथ में पकड़कर कश लेने का मज़ा अपना ही है। वो मुझे बताती है कि उसका मरा हुआ पति बहुत सिगरेट पिया करता था। एक बार राधा ने उसकी डब्बी से निकाल कर एक सिगरेट सुलगा ली थी। ऊपर से वो आ गया था। राधा के हाथ से सिगरेट खींचकर मसला था और उसे कॉलगर और रंडी कहा था। पति को विश्वास हो गया था कि राधा का कैरेक्टर वाकई गंदा है। राधा ने जब पूछा था कि सिगरेट का कैरेक्टर से क्या संबंध, तो वो विफल गया था। उसे घसीट कर चारपाई से नीचे गिरा दिया था। पीठ में लात मारकर कहा था, ये तो रंडियों वाले काम करती है और ऊपर से बहस करती है। फिर उसने गुस्से से कांपते हाथों से अपने लिए सिगरेट सुलगा ली थी। राधा भी उसी दिन जंग पर उतारू थी। उसका सिगरेट छीन कर कहा था, सिगरेट पीने से तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब नहीं होता तो मेरा क्यों होता है। फिर पति ने उसे जमकर मारा था। वो कहती है कि पति के मारने से अब उसे शारीरिक दर्द नहीं होता था। ड्रग्स और ड्रिंक्स ने उसकी ताकत नहीं छोड़ी थी, खुद ही हाफ जाता था। जिससे हम हद दर्जे की नफ़रत करते हों, ना उसके प्यार से और ना उसकी मार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी बात सुनाते सुनाते उसके जिस्म में कसाव आ गया। पैरों के पंजे अंदर की ओर मुड़ गए थे। मैं उसके पैर अपनी गोदी में रखकर धीरे धीरे मलता हूँ। अकड़ी हुई उंगलियाँ फिर से ढीली और सीधी हो गई हैं। तो क्या वो मरा हुआ आदमी इसी तरह से मेरे, राधा और निक्की के बीच बार बार प्रकट होता रहेगा? अनुपस्थित लोग ज़्यादा पीड़ा देते हैं क्योंकि हम उन्हें कह भी तो कुछ नहीं सकते, उनका बिगाड़ भी तो कुछ नहीं सकते। छोटा सा डर दिल में सर उठाता है। ये औरत एक मर चुके आदमी को माफ़ नहीं कर सकती। अगर मुझ जिंदा से इसे कभी नफ़रत हो गई तो? हम जब किसी से लगातार नफ़रत करते हैं तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हमारे अंदर सिर्फ नफ़रत ही है और कुछ नहीं? राधा, मरे हुए को गाली नहीं दिया करते। किसी को क्षमा करके ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। गाली? वो कुछ और वक्त ज़िंदा रहता तो मैं उस बास्टर्ड का मर्डर कर देती। मरने के बाद भी क्या उसने मेरी और निक्की की जान छोड़ी है? वो अब भी मुझे डराता है, टेरराइज करता है। निक्की के अंदर जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। तुम उससे डरते नहीं क्या? डरते हो तभी तो निक्की के साथ हम दोनों आजकल नाटक कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उस हरामी ने तो बच्ची को भी कहीं एबनॉर्मल बनाकर छोड़ दिया है। उसके चेहरे पर अंगारे धधक रहे हैं, आंखों का रंग बदल गया है, नीचे का होठ टेढ़ा होकर लगातार कांप रहा है। इसे क्या जवाब दूं? सच्ची तो कह रही है। हम दोनों के बीच थोड़ी देर पहले जो कोसापन था उस पर बर्फ़ पड़ गई है। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन उसके शरीर में कोई भी गर्मी मेरे शरीर में नहीं आ रही है। मरे हुए आदमी ने आज के चहकते हुए दिन की हत्या कर दी है। वो ना होकर भी कमरे में है, हम दोनों के बीच खाई खोद रहा है। राधा की कलाई पकड़कर उसकी घड़ी में समय देखता हूँ। 10 बजने को है। चल दूँ? नहीं, ये थोड़ा सहज तो हो ले। उठता हूँ। शायद उसे पता ही नहीं चला कि मैंने उसका हाथ छोड़ा है। उठ ठहरा हूँ। मरे हुए आदमी से उसकी जंग अब भी जारी है। रसोई में जाता हूँ। चाय के 2 प्याले बनाकर बैठक में लाता हूँ। छोटा स्टूल खींचकर नज़दीक करता हूँ। कप उस पर रखता हूँ। राधा का सर उसकी छाती पर धरा हुआ है। हाथ से ऊपर करता हूँ और कप उसके होठों से लगाता हूँ। वो छोटा सा सिप लेती है। मुझे कहते, मैं बना देती। हम दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। लगता है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है। सुनो संतोष, कहीं हम दोनों शादी की सोचकर गलती तो नहीं कर रहे? शाम को वो निक्की की चोट को लेकर मुझसे कड़वा बोली थी।
अब इस वक्त भी वो अनुपस्थित आदमियों से धमका रहा है, मुझे धमका रहा है। सुबह से निक्की को इसको खुश रखने की कोशिशें कर रहा हूँ। आज के दिन का सारा कड़वापन शब्दों में बदल जाता है। देखो, बिगड़ा अब भी कुछ नहीं है। तुम्हारी उंगली में अंगूठी है, हथकड़ी नहीं। चाहो तो अभी उतार दो, लौटा दो उसे। वो झटके से सर ऊपर उठाती है, देखती है कि मेरे शब्दों का अर्थ मेरे चेहरे पर बैठा हुआ है। बालों से पकड़कर मेरा सर नीचे करती है, नाक के सिरे को चूम कर छेड़ती है। साले, तुझे लाल नाक कितनी जल्दी लग जाती है। मैं हंसता हूँ, वो हंसती है, और अनुपस्थित आदमी हम दोनों की हंसी के आक्रमण से डर जाता है, कमरे से बाहर निकल जाता है। राधा, न तुम टीनेजर हो और ना मैं। मेरा ख्याल है कि हमें टोटल हैप्पीनेस को कभी नहीं तलाशना चाहिए। खुशी तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कभी एक टुकड़ा मिल गया तो कभी दूसरा। पूरी खुशी पाने के चक्कर में हम इन टुकड़ों को भी खो बैठते हैं। वो मेरा सर अपनी गोद में रख लेती है, बालों में उंगलियां फेर रही है। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे अभी चलना चाहिए। नहीं, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। मैं उसका सर खींच कर नीचे करता हूँ, होठों के कोने की छोटी उंगली से छूकर पूछता हूँ, क्यों, आज फिर तुम्हें अपने सर में दर्द करवाना है। वो हाँ में सर हिलाती है और अपनी बेशर्मी पर आंखें बंद कर लेती है। कार्निस पर रखी निक्की की तस्वीर पर निगाह पड़ती है। वो तस्वीर में बैठी हिल रही है। बाहर आई कि आई। राधा को परे करता हूँ, उठता हूँ और तस्वीर को उल्टा कर देता हूँ। बादल के कंधों पर सवार चांद खिड़की के सामने आ ठहरता है। राधा के सर के नीचे कुशन रखता हूँ, उसके हाउस कोट के बटन खोलता हूँ। वो मेरे सर पर हाथ रखकर उसे दबाती है। मैं हिलने की कोशिश करता हूँ तो हाथ के दबाव से रोकती है। उनिंदी आवाज़ में, ऐसे ही लेटे रहो, कहती है। उसकी छाती के उतार चढ़ाव में एक रिदम आ गया है। सो गई है, चेहरा बिल्कुल धुला धुला है। थोड़ी देर पहले वाली घृणा प्यार की गर्मी से पिघल कर बह गई है। हाथ बढ़ाकर सोफे से दूसरा कुशन उठाता हूँ, धीरे से अपना सर उठाकर उसकी छाती पर कुशन रख देता हूँ। वो इसे हाथ से दबा लेती है। अंदर से कंबल लाकर उस पर डालता हूँ और बाहर निकलने से पहले कार्निस पर रखी निक्की की तस्वीर सीधा करता हूँ। अब वो हिल नहीं रही। मोबाइल बाहर निकालता हूँ, गेट तक ले जाता हूँ। स्टार्ट की तो राधा की नींद खुल जाएगी। किशन की दुकान अभी खुली है। बताता है कि भट्टी साहब 2 बार आ चुके हैं, कोई ज़रूरी काम है, सुबह मिलने को या फ़ोन करने को कहा है। अच्छा कहकर ऊपर आता हूँ। कमरा हमेशा की तरह साफ़ सुथरा है, हर चीज़ करीने से लगी है, लेकिन आज अच्छा नहीं लगता। अपने आप से पूछता हूँ क्यों। अपने आप को गाली देता हूँ, साले क्यों क्या, राधा जो नहीं है। भट्टी सवेरे खुद ही आ गया। पहले मुझे उस माँ को लेकर गालियों का प्रसाद दिया और फिर बताया कि आज उसकी शादी की तारीख है। कोर्ट में मुझे और वर्मा को गवाही के लिए पहुँचना है। रात को मेस में पार्टी दे रहा है, राधा को लाना है। और देख, सारा वक्त उस माँ से चिपके ना रहना, उसे मेरे जनरल से मिला देना। बूढ़ा जरा ठरकी है, खुश हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कि रवि आ रहा है। नहीं। वो बताता है कि रात को ट्रंक कॉल तो की थी, कोई बड़ी बात नहीं कि एक आध फॉलो मार कर आ ही जाए। वो जल्दी में है, ये कहकर कि वर्मा को खबर खुद कर देगा। वो हमेशा की तरह 3-3 सीढ़ियाँ छलांगता हुआ नीचे उतर जाता है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ। निक्की को उसके स्कूल पहुँचाना है। राधा के यहाँ पहुँचता हूँ। माँ बेटी दोनों नाश्ता कर रही हैं। वो मुझसे कुछ लोगे पूछती है। मेरे नाम में सर हिलाने के बावजूद दूध का गिलास देती है। मेरी नाक चढ़ाने पर निक्की सलाह देती है, चुपचाप पी लो, नहीं तो दूध के साथ लेक्चर भी पीना पड़ेगा। निक्की के चेहरे पर थोड़ा पीलापन है। राधा बताती है कि उसे सुबह से कलाई में दर्द हो रहा है, एक्सरे ले लेना चाहिए। मैं निक्की के स्कूल में एप्लीकेशन दे आने के लिए उठता हूँ। निक्की साथ जाने के लिए मचल रही है। राधा ना कर देती है। बच्ची तरफदारी के लिए मेरी ओर देख रही है। राधा को कहता हूँ कि वो तो हॉस्पिटल चली जाएगी, निक्की घर में क्या करेगी। हम दोनों गए और आए। देखो, जल्दी लौट आना, तुम दोनों बहुत आवारागर्द होते जा रहे हो। बस गोली की तरह जाएंगे और मौत की तरह आएंगे। निक्की से कहता हूँ अंदर जाकर स्कार्फ बांधा है। वो जाती है तो राधा की अंगूठी वाली उंगली को होठों से छू कर गुड मॉर्निंग करता हूँ। रात को तुम कब गए, मुझे पता ही नहीं चला। तुम बड़ी सुख की नींद में सो रही थी, फिर घर तो जाना ही था, बट आई मिस्ड यू द होल नाइट। निक्की काला स्कार्फ बांध कर आ गई है। चांद सा चेहरा स्कार्फ में लिपटा और भी चमक रहा है। उसे खींच कर अपने साथ लगाता हूँ। दोनों को बताता हूँ कि आज भट्टी की शादी है, शाम को मेस में पार्टी दे रहा है। राधा से कहता हूँ खूब बढ़िया सी साड़ी निकाल लो, पार्टी में आर्मी वाइफ्स को जलाएंगे। निक्की को बुलेट के पीछे बिठाता हूँ। उसने एक हाथ से मेरी कमर को पकड़ रखा है। सुबह सुबह सड़क खाली है, मैं मज़े से चला रहा हूँ।
कितनी तेज़ चला जा सकता है? बहुत। तुम बताओ कितनी स्पीड पर?